Hello everyone, how are you doing? So this is our first video for class 11. I'm going to teach 11th CBSE, class 11 CBSE. ठीक है, हम लोग फोकस करने वाले हैं फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री. एक्चुअली PCM होता है, लेकिन फिज़िक्स और मैथ्स ये दोनों मेरे सब्जेक्ट है. केमिस्ट्री के लिए देयर इज़ वन मोर टीचर, शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू टेक योर क्लास ऑनलाइन. सो पहले ये समझ लो कि ये क्लास किसके लिए है. तो भाई जिसको IIT की दौड़ लगानी है, ये क्लास तुम्हारे लिए नहीं है. ठीक है, बिकॉज देखो मैं 11th 12th PCM CBSE बोर्ड प्लस JEE मेंस तक मैं हेल्प करता हूँ. और जो भी तुम्हारी स्टेट लेवल की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, उसके लिए भी मेरा कोर्स इनफ है. लेकिन IIT के लिए स्पेसिफिक कोर्स नहीं है ये. तो इसका ये मतलब नहीं है जिसको IIT में जाना है उसको कोई हेल्प ही नहीं होगी, डेफिनेटली होगी. बट मेरा जो टीचिंग होगा वो बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू होगा. ठीक है, तो मैं सिर्फ हायर लेवल पे फोकस नहीं करने वाला हूँ. तो जो लोगों को IIT ड्रीम्स है वो लोग प्लीज़ ये समझ ले कि यहाँ पे सिर्फ IIT की तैयारी नहीं होने वाली है. ठीक है, मेरा जो कोर रहेगा दैट इज़ CBSE बोर्ड सिलेबस. So I'm going to focus on each and every chapter with respect to CBSE board pattern, right? उसमें कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी लेंगे. तो जिसको नीट करना है या JEE देना है उसके लिए भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लेंगे. तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी क्लियर होंगे. बट सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, राइट? सो ये पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे ये वीडियो से. और शुरू करते हैं. फिर फर्स्ट चैप्टर है ये मैथ्स सेट्स. कुछ ICSE के बच्चे भी हैं इस ग्रुप में, तुम लोग सब मेरे ही स्टूडेंट्स हो, तो इट इज़ गुड टू शेयर दिस वीडियो विथ यू. और कुछ CBSE कुछ ICSE दोनों बच्चे हैं यहाँ पे. सो ICSE के बच्चों ने ये शायद कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा होगा. सेट्स CBSE वालों के लिए कम्प्लीटली नया है. तो मैं क्या करूँगा, पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाऊँगा. पूरे चैप्टर का एक साथ में वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा. ऑल्सो हैव टू टॉक अ लॉट एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स मुझे तुम्हारे से डिस्कस करने पड़ेंगे, फिर जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. फिर मैं होमवर्क भी दूंगा. तो समझ लो कि तुम्हारा 11th क्लास शुरू हो चुका है. एडमिशन तुम्हारा कब होगा, रिजल्ट कब आएंगे, वो सब मुझे नहीं पता है. ठीक है, और बोला जा रहा है कि अगस्त सितंबर तक तो स्कूल भी शुरू नहीं होने वाले, और उसके बाद भी जब शुरू होंगे तो वो ऑड इवन होगा, मतलब ऑल्टरनेट डे तुम्हें जाना पड़ेगा. सो इट्स बेटर कि हम अभी से शुरू कर दें. स्कूल जाओगे यही सब सिखाएंगे तुम्हें. आई होप तुम्हें एडमिशन मिल जाए अच्छी CBSE स्कूल्स में. यही सारे टॉपिक सीखना है, तो हम अभी से शुरू करके स्कूल से आगे रह सकते हैं, राइट? हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर रखने की कोशिश करेंगे ये वीडियोस में. सो वेलकम टू माय वीडियोस यार. चलो लेट्स टेक दिस फर्दर. बहुत अच्छा कोट है एक, मैथमेटिक्स इज द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव ट्रुथ फॉर द इंटेलेक्चुअल एंडेवियर्स, राइट? ज़्यादा फिलोसॉफी में नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि इसका मतलब मुझे भी नहीं समझा. ऑलराइट, लेट्स गो अहेड. मजाक कर रहा हूँ मैं. तो एक जर्मन मैथमेटिशियन था, उसने थियरी ऑफ सेट्स को डेवलप किया, जॉर्ज कैंटोर. ही वॉज द फर्स्ट टू एनकाउंटर सेट्स व्हेन ही वर्कड ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, सेट्स क्या होता है, इंटरवल्स क्या होते हैं, वेन डायग्राम कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. सेट, पहले तो डेफिनेशन देख लो इसकी. तुम्हें लगेगा कि ये मैथ से थियोरेटिकल चैप्टर जैसा लग रहा है. हाँ, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल ही चैप्टर है, इसमें फॉर्मूला या फिर कैलकुलेशंस इतना नहीं होगा. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सेट्स फॉर योर फर्दर टॉपिक्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस. अगर तुम्हें रिलेशन फंक्शन अच्छे से समझना है तो सेट्स को बहुत अच्छे से तुम्हें समझना पड़ेगा. सेट्स की डेफिनेशन देखो. अच्छा, जो लोग नोटबुक्स और पेन लेके बैठे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज दे कैन टेक नोट्स. एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं जब पूरी एक्सरसाइजेस तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी तो ये पूरे चैप्टर की जो नोट्स है, जो मैं अभी जिससे पढ़ा रहा हूँ, वो PDF में तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ, राइट? बट टिल देन तुम अगर ये नोट्स ले लोगे तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना एक्सरसाइज से ईजी हो जाएगा. सो जो डेफिनेशन है वो भी लिख लो. जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ प्लीज़ लिखते जाओ.
लेट्स गो. A set is a collection of well-defined and well-distinguished objects of our perception or thought. मतलब सेट में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स होता है. ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स होना बहुत जरूरी है. ठीक है, जैसे सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये एक वेल डिफाइंड और वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स का सेट है. सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स. कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये भी एक सेट हो सकता है. अच्छा, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जो सेट है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज. मतलब क्या है ये, these elements they comprise of a set which is a set of all natural numbers. इसमें सारे natural numbers हैं. इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, कैपिटल N. तो कैपिटल N is equal to this. The collection of all integers is a set which is denoted by I और Z. वैसे ही integers का भी एक सेट होता है, I और Z से उसको डिनोट करते हैं. तो I is equal to डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज. ये डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक. तो ये है सेट ऑफ इंटीजर्स. सेट मतलब तुम्हें कलेक्शन करना है किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का. तो नंबर्स, अल्फाबेट्स, ये सारे सेट में आ सकते हैं. अच्छा, अगर मैं बोलूं कि सेट ऑफ ऑल फीलिंग्स विच ह्यूमंस कैन एक्सपीरियंस, नाउ दैट इज नॉट अ सेट, क्योंकि ह्यूमन क्या एक्सपीरियंस करता है उस फीलिंग, कुछ फीलिंग्स का तो नाम भी नहीं है. तो सेट ऑफ ऑल फीलिंग्स, सेट ऑफ ऑल थॉट्स विच कम इनटू ह्यूमन ब्रेन, कैसे थॉट्स आते हैं, कौन से थॉट्स आते हैं, इसका कोई कलेक्शन नहीं है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है थॉट्स और फीलिंग्स. तो ये कोई सेट नहीं हुआ. सेट में कुछ हमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स चाहिए. तो नंबर्स, क्योंकि मैथमेटिक्स से डील कर रहे हैं, तो नंबर्स आर द मोस्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वी कैन पुट इनटू अ सेट. चलो कुछ स्टैंडर्ड सेट्स की बात करते हैं. एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स W, I और Z, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स R, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल नंबर, एंड C सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये तुम 11th में पढ़ने वाले हो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. ठीक है, तो नंबर सिस्टम में ज़्यादा नहीं घुसेंगे हम लोग. लेट अस गो टू द सेट थियरी फर्दर. तो पहले तो समझ लो कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. एलिमेंट्स आर द ऑब्जेक्ट्स विच कंस्टिट्यूट द सेट, मतलब सेट जिससे बना है वो ऑब्जेक्ट्स को एलिमेंट बोलता है. दीज आर ऑल्सो नोन एज मेंबर्स और पॉइंट्स ऑफ द सेट, इनको मेंबर्स या पॉइंट्स भी बोलता है. जैसे एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, स्मॉल लेटर्स आर नोन एज, लेट्स से A B C, ये सब स्मॉल लेटर्स है और ये एलिमेंट्स है for the set of English alphabets. Here the essential point is, given a set S and object A, one and only one of the following statements is true. A is in the set of collection S and A is not in the set of collection S. ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई सेट की बात करें, ठीक है, जिसमें सपोज एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट. ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 5 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड -5 डज नॉट बिलोंग, ये ई नहीं है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, एप्सिलॉन भी बोलते हैं इसको, डज नॉट बिलोंग टू एन. ठीक है, 5 बिलोंग्स टू एन या फिर 5 डज नॉट बिलोंग टू एन. तो सिंबॉलिकली हम लोग ये बिलोंग्स टू वाला, मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट का हिस्सा है या नहीं, ये सिंबॉलिकली हम लोग ये एप्सिलॉन सिंबल से बताते हैं. ओके, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट है A 2 4 6 8, तो 4 बिलोंग्स टू A, करेक्ट स्टेटमेंट है. 10 डज नॉट बिलोंग टू A, 7 डज नॉट बिलोंग टू A, 8 बिलोंग्स टू A.
राइट। सो ऐसे करके हम लोग सेट में कोई भी एलिमेंट बिलोंग करता है कि नहीं ये बता सकते हैं सिंबॉलिकली। लेट्स गो अहेड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो दो मेथड्स है, एक तो है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, और टैबुलेशन मेथड, एक ही नाम है, रोस्टर या फिर टैबुलेशन। In this method, the set is represented by listing all its elements, separating the elements by commas and enclosing them in curly brackets. इसको tabular या फिर roster method बोलते हैं. But when the set contains infinite number of elements, then it is not possible to list all the elements. In this case, we list a few elements of the set followed by dots within the curly brackets. जैसे मैंने बताया set of natural number, वो तो infinite set है, तो उसमें हम लोग 1 2 3 4 के बाद कॉमा डाल के डॉट 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 डाल के करली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया रोस्टर या टैबुलेशन मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, जहां पे सेट को हम लोग सेट के एलिमेंट्स को हम लोग लिस्ट कर देते हैं सिंपली। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड, सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड। इन दिस मेथड द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफाइंग द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। इसका मतलब है एक रूल है जो सेट के एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, सारे एलिमेंट्स एक ही रूल फॉलो करते हैं, और सिर्फ वो रूल को या कॉमन प्रॉपर्टी को हम लिख देते हैं और हम लोग वो सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक सेट का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, सेट ए इज इक्वल टू स्मॉल ए सच दैट पी ऑफ ए इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं। a इज इक्वल टू मतलब हम बोलेंगे सेट a इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट में लिखा है स्मॉल a। ये स्मॉल a क्या है पता है? दिस इज द एलिमेंट ऑफ द सेट। फिर है दो डॉट, दो डॉट का मतलब सच दैट, सच दैट के बाद क्या आएगा? कंडीशन या फिर उसकी कॉमन प्रॉपर्टी या फिर उसकी डेफिनेशन या फिर वो रूल जिसको ये सेट फॉलो करता है, सच दैट p ऑफ a इज ट्रू। कभी कभी ये लोग दो डॉट के जगह पे एक लाइन भी, ऐसी वर्टिकल बार भी डाल देते हैं। सेट A इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स A स्मॉल a सच दैट P ऑफ A इज ट्रू। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल a का मतलब क्या पता है? स्मॉल a का मतलब है एन आर्बिट्री एलिमेंट, आर्बिट्री मतलब रैंडम, और डबल डॉट और सिंगल बार या फिर ये दोनों में से कोई एक, इसका मतलब है सच दैट। एंड P of A stands for common property, मतलब set A is the set of any arbitrary element or all arbitrary elements such that it follows a common property, such that a common property for all such arbitrary elements is true। तो हम लोग अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। ये तो बहुत ही थियोरिटिकली तुम्हें मैंने समझाया, इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम्हें ये डेफिनेशन, ये थियोरिटिकल एग्जाम्पल देखते ही समझ में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल समझना ज़रूरी है। सपोज एक एग्जाम्पल है जिसमें वो लोग ने बोला है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। सोचो इसको, तुम्हें पता चल जाएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। सेट ए इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। ऐसे कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स है जो 10 से छोटे हैं और ऑड है? 1 3 5 7 9। तो रोस्टर फॉर्म में देखो कैसे सेट को रिप्रेजेंट किया है, करली ब्रैकेट डाल दिया है और क्या लिखा है? 1 3 5 7 9, बीच में कॉमा डाल दिया है, खत्म। ये रोस्टर फॉर्म है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म देखो कैसे लिखा है, सेट ए और द डेफिनेशन ऑफ सेट ए इज सच दैट, नहीं सच दैट तो बाद में बोलेंगे। सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या दिया? कंडीशन दे दी कि सेट ए एक ऐसा सेट है जिसमें सारे आर्बिट्री एलिमेंट x है, और सच दैट एवरी आर्बिट्री एलिमेंट इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एंड डाल के डेफिनेशन को एक्सटेंड या कंटिन्यू कर दिया है, x इज स्मॉलर देन 10। तो सेट ए ऐसे x एलिमेंट्स का सेट है जिसमें x एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और x की वैल्यू 10 से छोटी है। मतलब सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो 10 से छोटे हैं वो x की वैल्यू है, मतलब वो इस सेट का हिस्सा है। मतलब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है?
1 3 5 7 9, क्योंकि वो सारे ऑड नंबर है और 10 से छोटे। ठीक है, इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखो, लेट बी बी द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। let b be the set of all the set of letters of set of all the letters of the word statistics। ठीक है, अब तुम जब इसका सेट बनाओगे ना, तो सेट का एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हैं। नो एलिमेंट कैन बी रिपीटेड। ठीक है, इसमें किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। तो एस एक ही बार आएगा, फिर ये दूसरी बार ये जो दूसरा एस है, ये लास्ट एस है, 3 एस में से सिर्फ एक ही एस गिना जाएगा। टी एक ही बार आएगा, ये टी, फिर ये टी काउंट नहीं होगा। फिर ए एक ही बार आएगा, फिर आई एक ही बार आएगा, फिर आएगा सी। सो एस टी ए आई सी, एस टी ए आई सी, ये रहा उसका सेट। सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज एस कॉमा टी कॉमा ए कॉमा आई कॉमा सी, दैट्स इट, करली ब्रैकेट क्लोज, खत्म, रोस्टर फॉर्म हो गया ये। बट इसको अगर तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x set b is a set of all elements x such that x is a letter of the word statistics। तो मैंने ये नहीं सोचा कि कौन सा वर्ड आने वाला है, मैंने सिर्फ वो कंडीशन लिख दी, इधर डेफिनेशन लिख दी, खत्म हो गया। तो सेट बिल्डर फॉर्म भले तुम्हें कितने कॉम्प्लिकेटेड लगे, एक्चुअली वो बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। हाँ, कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं जहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म बनाना मुश्किल हो जाता है, बट थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो ये भी इजी है। सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म से ज़्यादा इजी है, दोनों इक्विवेलेंट बोल सकते हो तुम। ठीक है, सो ये सेट के रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड हो गए, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। और भी एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग, ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। डोंट वरी, ये जस्ट शुरुआत है। अगर किसी को लग रहा है अरे नहीं समझा, बिल्कुल अभी तो पूछ भी नहीं सकते क्योंकि फिजिकल क्लास नहीं है, और जूम क्लास होता तो पूछ लेते हैं। लिसन टू मी, अगर जूम क्लास में तुम्हें एक्सपीरियंस करना है ना, शायद तुम में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस कर भी लिया है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यू। ठीक है, एक तो क्लास जब होती है तब कुछ लोगों का माइक ऑन रहता है एंड आवाज़ें आती हैं, कुछ डिस्टर्बेंस होते हैं, कभी कनेक्शन इश्यूज होते हैं। दूसरी बात, जब टीचर बोलते हैं कुछ लेक्चर्स अगर रिकॉर्ड नहीं होते हैं तो दूसरी बार हम वीडियोस देख भी नहीं सकते। तो यूट्यूब पे ये सारे इश्यू नहीं है। हाँ, तुम डाउट लाइव नहीं पूछ सकते, लेकिन अगर तुम थोड़ा पेशेंस रखोगे, एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर रहेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू गो टू डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, सो यूट्यूब क्लासेस आर ऑलवेज बेटर देन जूम क्लासेस। दूसरी बात, तुम हमेशा मुझे डाउट पूछ सकते हो, ग्रुप्स में हम लोग डाउट डिस्कस करते हैं क्लास होने के बाद। तो एक तो तुम्हारा परसेप्शन पूरा क्लियर हो जाएगा क्लास देखने से, साथ में तुम नोट्स भी ले रहे हो। ठीक है, जब तुम एक्सरसाइज या होमवर्क सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी काफ़ी क्लियर रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट कि मैं डाउट नहीं पूछ सकता, ये तो मुझे समझ में नहीं आया, अभी भी सेट बिल्डर फॉर्म इतना क्लियर नहीं है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, अभी भी क्लियर नहीं है, हो जाएगा। इसको और चांस दे दे, क्योंकि वीडियो अभी भी बाकी है, आगे देखते हैं कौन से टॉपिक से सॉल्व एग्जाम्पल्स भी देखने वाले। सो डोंट वरी अबाउट इट, हमारे सारे वीडियोस यूट्यूब पे ही होने वाले हैं। एंड लेट मी अश्योर यू, ऑलरेडी more than 1 month passed, close to 2 months now I've been taking class of many other batches, और वो तो छोटे हैं तुमसे, और वो लोग एडजस्ट हो चुके हैं मेरी मेथड से, एडजस्ट भी हो चुके हैं और टेस्ट भी देना शुरू कर दिया है। ठीक है, सो आई मेक श्योर कि तुम्हें समझ में आएगा, हर एक टॉपिक हम डेप्थ में जाएंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको हम लोग आफ्टर द क्लास ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे वो लोग ने दिए हैं, मैंने इसको सॉल्यूशंस के साथ तुम्हारे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं अभी, और हम सॉल्यूशंस को भी अलग से हम डिस्कस करेंगे इसके। पहला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड अ सेट, जस्टिफाई और आंसर। कलेक्शन और सेट में फर्क क्या है? Each set is a collection, but each collection may not be a set because only well-defined collection is a set.
जैसे हम बोल सकते हैं सेट में सारे ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होते हैं, कलेक्शन में सारे ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हो ऐसा जरूरी नहीं। तो सेट को कलेक्शन बोल सकते हैं, कलेक्शन को सेट नहीं बोल सकते हैं। जैसे बंच ऑफ थॉट्स, थॉट्स जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल आते हैं, थॉट्स, bunch of thoughts. You can call it a collection of thoughts, but you can't call it a set of thoughts. Set में well defined होनी चाहिए चीज, ठीक है। Group of all the children who are good at sports, ये कलेक्शन हो सकता है बट ये सेट्स नहीं हो सकता, बिकॉज सेट में वेल डिफाइंड होना चाहिए। नाउ हु इज गुड एट स्पोर्ट्स इज नॉट अ वेल डिफाइंड एग्जाम्पल, इसमें कुछ वेल डिफाइंड नहीं है। good at something itself is not a well defined description, ठीक है। फिर ये हो सकता है कि set of all children whose weight is 60 kg, it can be a set, क्योंकि वेल डिफाइंड है ना, 60 kg अगर तुम्हारा वेट है तो तुम इस सेट में आ सकते हो, तो ये कलेक्शन एक सेट भी है, ठीक है, और ये सेट एक कलेक्शन भी है। सो कलेक्शन और सेट में वेल डिफाइंड का ही फर्क है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द सेट ऑफ ऑल द वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स विथ विच प्रिसीड आर। प्रिसीड आर मतलब आर के पहले आने वाले सारे वावल का नाम लिखो। एक्चुअली ए ई आई ओ यू होता है, लेकिन यू तो आर के बाद आता है। सो सेट क्या होगा, ए ई आई ओ, करली ब्रैकेट में कॉमा डाल के खत्म, इजी। थर्ड क्वेश्चन देखो, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ऑड। ऐसे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाओ जिसका क्यूब ऑड है। देखो हमें क्या पता है क्यूब्स के बारे में, क्यूब ऑड कब होते हैं, ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड रहता है। सो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ऑड विल इटसेल्फ बी एन ऑड नंबर। सो 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये मैंने कौन से फॉर्म में बताया तुम्हें, मैं लिखता हूं यहाँ पे तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। लेट द सेट बी डिनोटेड बाय द नेम ए एंड द एलिमेंट्स इन इट विल बी 1 3 5 7 9। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका क्यूब हमेशा ऑड रहेगा क्योंकि ये खुद ऑड है। अच्छा, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में यहां पे एक एग्जांपल दिए, सेट ऑफ ऑल नंबर सच दैट देयर क्यूब्स इज ऑड इज इक्वल टू 2k plus 1 such that k is greater than equal to 0. You know what is 2k plus 1 or 2n plus 1 और 2x plus 1, जहां पे k या फिर n या फिर x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर है। दिस इज अ सिंबल और फॉर्मूला फॉर एन ऑड इंटीजर। कैसे पता है, अगर मैं यहाँ पे x n या फिर k की जगह पे 0 ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 0 प्लस 1 विच इज 1। अगर मैं x n या k की जगह पे 1 ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3। मतलब यहाँ k n या x की जगह पे 0 से लेके कोई भी होल नंबर डालूंगा मैं, ठीक है, कोई भी होल नंबर डालूंगा तो मुझे आंसर ऑड नंबर ही मिलेगा। ये क्यों हुआ पता है, इस फॉर्मूला की वजह से। इसलिए हमारा सेट ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये फॉर्मूला फॉलो करता है, 2k plus 1 या 2x plus 1 या 2n plus 1 where n और x और k is greater than equal to 0 and it belongs to whole number। ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पे इंटीजर लिखा है, मेरे हिसाब से अगर होल नंबर लिखा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो वेरी सिंपल, सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म दोनों देखा इस एग्जाम्पल में हमने एक ही सेट के लिए। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, राइट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न एज द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब ऐसे कौन से रियल नंबर है जिसको कोशेंट ऑफ टू इंटीजर मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमें पता है ऐसे कौन से रियल नंबर्स है, ऐसे रियल नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, बिकॉज ओनली अ इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ
quotient of two integers such as p by q, right? So a rational number can be written as p by q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0. So set of all real numbers which cannot be represented by this is a set of irrational numbers. देखते हैं कैसे लिखा है वो लोग ने आंसर. देखो, x such that x is real and irrational, मतलब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है वो लोग ने. x such that x belongs to r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, बट x does not belong to q मतलब रैशनल नंबर. तो अगर कोई नंबर रियल नंबर से बिलोंग करता है बट रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता है तो वो कौन सा नंबर होगा? इरैशनल. सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट. ठीक है, जो लोग नोट कर रहे हैं प्लीज ये सारी चीजें डिटेल में लिख लो अभी, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करना ये स्किल तुम्हें बिल्ड करनी पड़ेगी इस चैप्टर के लिए. आगे भी ये जरूरी है तुम्हें मैथ्स में. ठीक है, 11th में काफी चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, तो अभी से ये क्लियर रखो इसको. अच्छा, राइट द सेट 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस 5/6 प्लस 6/, प्लस में क्यों बोल रहा हूँ, कॉमा है. ठीक है, कॉमा हर एक के बीच में कॉमा है. इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो रोस्टर फॉर्म है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है. तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, सबसे छोटा नंबर है 1, सबसे बड़ा नंबर है 7, और जो न्यूमरेटर है उससे 1 मोर, एक ज्यादा डिनोमिनेटर है. ठीक है, सो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लेट दिस सेट बी डिनोटेड बाय ए. सो लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल अब इसको सीधा तो नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, बट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन x प्लस 1. Let A be the set of all numbers in the form of x upon x plus 1 such that x belongs to natural number, right? And x, I'm sorry, थोड़ी स्पेस दे देंगे यहाँ पे, and x is greater than equal to 1. x 1 या 1 से बड़ा है, and smaller than equal to 7. x क्या है? 1 से बड़ा है और 7 से छोटा है. ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या स्मॉलर देन इक्वल टू 7 है. दैट्स इट, खत्म, फुल स्टॉप. अब समझो इसको मैंने कैसे बनाया. तो मैंने पहले पैटर्न नोटिस किया. पैटर्न ये है कि इसमें जितने भी नंबर मुझे दिख रहे हैं वो सारे नेचुरल नंबर है 1 और 7 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 and 7. दूसरा, ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक छोटा है, एक वैल्यू कम है. तो इसको मैंने पहले एक पैटर्न बना लिया फॉर्मूला के फॉर्म में. सेट बिल्डर में मुझे एक रूल या एक फॉर्मूला फॉलो करना होता है. पहले मैंने वो फॉर्मूला लिख लिया. सो सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x अपॉन x प्लस 1 सच दैट, अब x क्या है मैंने उसको डिफाइन किया. x हमेशा नेचुरल नंबर ही होना चाहिए. दूसरी बात कि x हमेशा 1 और 7 के बीच में ही होना चाहिए, इंक्लूडिंग 1 and 7. तो अगर मैं 1 डालता हूं x की जगह पे तो नीचे मुझे 2 मिलता है. अगर मैं 2 डालता हूं तो नीचे मुझे 3 मिलता है, तो 2/3 हो गया. अगर मैं 3 डालूंगा तो मुझे 3/4 मिलेगा. सो मैं x की कोई भी वैल्यू 1 और 7 के बीच में डालूं तो मुझे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 ही मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट. वो लोगों ने थोड़ा सा अलग से लिखा है. और मेरी एक गलती भी है, ये भी मुझे पता चल गई. यहां पे 7 नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं 7 डालूं तो नीचे 7/8 आएगा और मेरे पास 7/8 नहीं है. तो लास्ट नंबर जो मैं डालूंगा वो 6 होगा. ठीक है, बाकी सब सही है. थोड़ा उनका मेथड भी समझ लेते हैं, टेक्स्ट बुक ने कैसे सॉल्व किया है. x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1. तो वो लोग ने x डायरेक्टली ये x के टर्म्स में ये फॉर्मूला नहीं लिखा है. मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्टली x के टर्म्स में लिखा था, जो करेक्ट है. ओके, गलत नहीं है, बट ये भी करेक्ट है. ऐसे भी लिख सकते हो तुम, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1, जो फॉर्मूला सेम पैटर्न का है. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 6. ठीक है, सो याद रखो कि टेक्स्ट बुक कैसे तुम्हें बताती है पैटर्न
जिससे आंसर हम लिख सकते हैं। क्या मेरी पैटर्न में फर्क है, क्या तुम सोच रहे हो उसमें अलग है कुछ, ठीक है, क्या हमारी कोई मिस्टेक है, ये तुम्हें इस वीडियोस में समझ में आ जाएगा, राइट। तुम्हारे साथ मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। Write the set of x such that x is a positive integer and x square is smaller than 40 in roster form. Let's write it. Let this set be denoted by letter alphabet capital A. So capital A is a set of all numbers which are all positive integers and whose square is always smaller than 40. मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर मुझे लिखने हैं। क्या इसमें जीरो आता है? यस आता है, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो होता है और वो स्मॉलर देन 40 है। इंटीजर बोला है ना, इंटीजर में पॉजिटिव भी बोला है, तो जीरो तो नेगेटिव नहीं है, इसलिए जीरो को लेना पड़ेगा। 1 आएगा, हाँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है जो 40 से कम है। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। यहां तक सबके स्क्वायर 40 से कम है। 6 का स्क्वायर 36 है जो 40 से कम है। 7 आएगा क्या? नहीं, तो यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा और करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। So the set of all positive integers whose square is less than 40 is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 all separated by comma inside a curly bracket. Let's see if the answer is correct. Okay, so यहाँ पे एक फर्क है, वो लोग ने 0 नहीं लिया। Positive integer. Now 0 in some books or in some concepts is considered non-negative. But 0 actually what they have taken in this example is नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। जीरो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, ठीक है। यहां पे अगर नॉन नेगेटिव लिखा होता तो हम जीरो भी ले सकते थे, लेकिन क्योंकि वो लोग ने स्ट्रिक्टली पॉजिटिव मेंशन किया है तो हम जीरो नहीं ले सकते। सो दैट वाज माय मिस्टेक, सो आई विल जस्ट रिमूव जीरो फ्रॉम दिस, ठीक है। टेक्निकली ये एक डिबेट है, डिबेटेबल क्वेश्चन है कि जीरो पॉजिटिव क्यों नहीं है, राइट। जीरो इज जीरो, जीरो इज न्यूट्रल, zero is neither negative nor positive, but some people consider it to be positive like I did now, but technically it should not be included in this set, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सेट 1, 4, 9, 16, 25 in set builder form. So let this set be denoted by A. A is a set of all x such that अब ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो मुझे x लिखने की जरूरत नहीं लग रही यहाँ पे। मेरे हिसाब से यहाँ पे x नहीं लिखना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? x स्क्वायर लिखना चाहिए, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर तुम ऐसे बोलोगे तो ऐसे भी सही है, लिख सकते हैं। इसका और एक तरीका मैं बताता हूं, n वाला तरीका। x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, मतलब जो तुम्हारे सारे आर्बिट्री एलिमेंट्स है, इसको फिर से लिखता हूं मैं। सेट A इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये ज्यादा टेक्निकली करेक्ट लग रहा है मुझे। ये सारे जो एलिमेंट्स है इस सेट के, वो एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, n स्क्वायर के फॉर्म में, और n किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। मतलब इस सेट में सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। अच्छा, तुम बोलोगे सर इसकी लिमिट क्या है? स्मॉलर देन, ग्रेटर देन तो पता है नहीं आपने। अब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 से लेके सारे स्क्वायर है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे वो लोग ने क्या बताया? डॉट 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 डॉट, मतलब इन्फिनिटी तक जाता है, इसलिए हमें रेंज लिखने की या फिर वो स्मॉलर देन या ग्रेटर देन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेकेंड वाला जो मेरा है वो एक्यूरेट निकला, ठीक है। चलो, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्ट करना है मुझे सारे सोल्यूशन। अब ये इसको हमें सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर तुम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो 2 के कोई भी फैक्टर से तुम्हें +1 मिलता है क्या? -2 के। चलो ट्राई करते हैं। सो 2 1 ज़ा 2 एक ही तरीका है, और मुझे +1 चाहिए, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा।
+2 - 1 will give you the coefficient of x +1 and +2 into +1 is -2. So इसको सिंप्लीफाई करेंगे x² + 2x -x -2 इज इक्वल टू 0. x ब्रैकेट खुलेगा x + 2 -1 ब्रैकेट x + 2 इज इक्वल टू 0. x + 2 बाहर आ जाएगा, x - 1 कॉमन हो जाएगा. So therefore x + 2 is equal to 0 or x - 1 is equal to 0. Therefore x is equal to -2 or x is equal to 1. ठीक है, तो अब मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखूंगा मैं? लेट a be the set of all solutions of this given quadratic equation and in that I'll get -2, 1 full stop. बात खत्म. रोस्टर फॉर्म में -2, 1, राइट. चलो, तुम पॉज कर सकते हो हर एक क्वेश्चन के शुरुआत में या एंड में. जब मेरा एक्सप्लेन हो जाए फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करो. मैच ईच ऑफ द सेट on the left in the roster form with the same on the right on the described in set builder form. रोस्टर और सेट बिल्डर को मैच करना है. बहुत इजी है. PRINCAL वो क्या है? X such that X is a letter of the word principal, right? फिर ये क्या है? X such that X is a positive integer and is a divisor of 18. 18 का डिवाइजर कौन होता है? 18 का फैक्टर. 18 के सारे फैक्टर्स जो पॉजिटिव है, 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 2 3 6 9 और 18 खुद 18 का डिवाइजर है. सो 1 भी है. 1 2 3 6 9 18. मैंने यहाँ पे देखा, फिर मुझे पता चला 1 भी है यार. तो ये 2 ये 3 a के साथ कनेक्ट हो जाए. फिर नेक्स्ट क्या है? x such that x is an integer and x² - 9 is 0. x² - 9 मतलब ये नंबर के स्क्वायर को, अगर मैं नंबर के स्क्वायर में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे 0 आता है. अब अगर इसको सॉल्व करोगे x² - 9 इज इक्वल टू 0 को, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा. सो x² - 9 इज इक्वल टू 0 को कैसे सॉल्व करेंगे? x + 3 x - 3 है ना. a + b a - b लगाएंगे. देयरफॉर x इज इक्वल टू +- 3. तो x +3 होगा या -3 होगा? इसको अगर x की जगह डालोगे तो तुम्हें 0 ही मिलेगा, राइट. +3 - 3 वाला ये रहा. फिर c बचा है x such that x is an integer and x + 1 is equal to 1. 0 + 1 is equal to 1. और कोई ऐसा इंटीजर हो ही नहीं सकता जिसमें 1 ऐड करके हमें 1 ही मिलता है. तो ये सेकेंड वाला हो गया. मैच द फॉलोइंग. बहुत ईजी था, राइट. चलो नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज है. तो ये एक्सरसाइज एक बार हम लोग ग्रुप बनाएंगे और फिर ये एक्सरसाइज मैं तुम्हारे ग्रुप में शेयर करूंगा. जिसको भी इंटरेस्ट है ग्रुप में आ जाओ, वीडियो देख लो पहले, और अगर तुम्हें लगता है कि मेरे साथ पढ़ने में तुम्हें मज़ा आएगा ये चैप्टर और पूरा 11 12, तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन माय ग्रुप. और अगर लगता है कि मेरी मेथड बोरिंग है या इतनी डिटेल में मुझे नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ IIT क्लियर करना है, तो आप हज़ारों क्लास है, हज़ारों ऑप्शन है दुनिया में खुले हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो. आपको ऑलरेडी अभी कॉल आ रहे हैं, 500 कॉल दिन के आते होंगे कि मेरा क्लास ज्वाइन कर लो, मेरा क्लास ज्वाइन कर लो. ठीक है, मुझे क्यों तुम्हें पढ़ाने में मज़ा आएगा? बिकॉज ऑलरेडी हमने 1-2 साल या 3 साल साथ में स्पेंड किए हुए, तो मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे जानते हो. ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है कि हमको साथ में पढ़ के मज़ा आएगा, एवरी ईयर ना मेरी जो बैच बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे होते हैं 11 12 में. मैंने तो पिछले आई थिंक लास्ट ईयर मेरी जो 12th की बैच थी उसमें 4-5 बच्चे थे. अभी जो 12th की बैच बनी है उसमें 6 बच्चे हैं. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हो सकते हैं. अभी तुम्हारी जो बैच बनेगी उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 8-10 बच्चे चाहिए. मैं इनसे ज़्यादा बच्चों को सिखाना ही नहीं चाहता, बिकॉज मुझे मेरे कंफर्ट जोन में सिखाना है. ठीक है, और तुम मुझे जानते हो, तुम्हें पता है कि मैं कितना ऑनेस्टली काम करता हूँ, तो इट्स ईजी फॉर यू. तो आप डिसाइड कर लो ये वीडियो देख के. फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया सेट्स का. ठीक है, अगर तुम्हें आगे पढ़ना है, अच्छा लगा तुम्हें वीडियो, तो यू आर वेलकम. अगर ऐसा लगता है कि और 2-3 वीडियोस देख के मैं डिसाइड करूँगा तो बताओ, फिर भी मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड करूँगा, फिर बाद में डिसाइड कर सकते हो तुम. ठीक है, बट एक डिसीजन लेना ज़रूरी है. कहीं और पढ़ रहे हो ऑलरेडी तो अच्छी बात है, प्लीज़ डोंट बी बॉदर्ड बाय दिस वीडियो.
और अगर हाँ तुम्हें देखना ही है ये वीडियो तो तुम यूट्यूब पे मेरी चैनल पे फ्री में पोस्ट होगा, आप लोग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ग्रुप में जो मैं काम करवाने वाला हूँ तुम लोगों से स्कूल खुलने तक, वो सिर्फ उन्हीं को मैं करवाऊंगा जो लोग ग्रुप में ऐड होंगे, जो लोग आगे मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं बैनियन ट्री में 11th 12th में, राइट? सो प्लीज डिसाइड एंड लेट मी नो। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।